Hello everyone, this is me Mashal Hansafi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6। सपोज़ यू स्टैंड ऑन अ स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन इट। आपके पास एक स्विंग है, ठीक है, मतलब एक टाल है जिसमें आप क्या कर रहे, जिसमें आप खड़े होने के बैठने के बजाय आप क्या हो, आप खड़े हो, ठीक है। विल यूर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, क्या आपकी फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर इस डायग्राम को देख ले और यहाँ से इसमें जो कह रहे हैं वो आइडिया ले ले, ठीक है। कह रहे हैं कि आपके पास एक स्विंग है, एक टाल है, आप इसमें बैठने की बजाय आप क्या हो, आप खड़े हो, ठीक है, आप इसमें खड़े हो। देखो, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर जहाँ पर ये रस्सी अटैच है वहाँ से लेकर आपकी सेंटर ऑफ मास तक जो लेंथ है इसको इफ़ेक्टिव लेंथ कहते हैं। जब आप बैठे हो तो आपका ये लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है ये ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो अब यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है इसकी लेंथ क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, लेंथ के साथ। अगर लेंथ ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अगर लेंथ कम है तो अब टाइम पीरियड क्या होगी, वो कम होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो सिंपल आंसर आपने लिखना है कि इफ़ यू स्टैंड ऑन अ स्विंग, जब आप क्या हो, स्टैंड हो, खड़े हो, कहाँ पर, एक स्विंग में, इंस्टेड ऑफ सिटिंग, किसके बजाय, सिटिंग के बजाय, आप बैठने के बजाय आप खड़े हो उसमें, योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल इंक्रीजेस, आपका जो ऑसिलेशन का जो आप जो आगे पीछे जा रहे हो तो ये आगे पीछे जाना ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। बस यही सिंपल इसका क्या था, आंसर था। अब इसका रीज़न आपने पेश करना है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम लाइक अ स्विंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है। ऑफ द पेंडुलम, किस चीज़ की, उस पेंडुलम की। फ्रॉम द पिवट पॉइंट, या जहाँ से, देखो ये हमारे पास इस तरह है ना, तो ये वो पिवट पॉइंट है जहाँ से वो रस्सी नीचे आई है इस तरह, ठीक है। टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ योर बॉडी, और कहाँ तक, सेंटर ऑफ मास ऑफ योर बॉडी तक। ये इस पे क्या करती है, उस लेंथ पे जो है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। मैथमेटिकली आप लिख ले कि फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड आपके पास क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट है। तो अगर इसको क्या कर ले, फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है, रेसिप्रोकल है, टाइम फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1/t के बराबर है, तो इसको 1/t की जगह, इस t की जगह ये सारी चीज़ें लिख ले, तो ये 1/2π और g/L आएगा, ठीक है। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 1/2π g/L आएगा। तो व्हेन यू सेट, जब आप बैठे हो, योर सेंटर ऑफ मास इज़ लोअर, तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, वो लोअर, नीचे की तरफ आती है। सो द इफ़ेक्टिव लेंथ याद रखनी है, ठीक है। इफ़ेक्टिव लेंथ का मतलब है कि जहाँ से ये सिंपल ये रस्सी जहाँ पर ऑलरेडी है, जहाँ पर अटैच है, वहाँ से लेकर आपकी सेंटर ऑफ मास तक पूरा जो लेंथ है इसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इज़ लॉन्गर, वो क्या होते हैं, वो लॉन्गर होते हैं। व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े होते हैं, योर सेंटर ऑफ मास इज़ हायर, तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, वो हायर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो द इफेक्टिव लेंथ L इज़ शॉर्टर, तो वो लेंथ क्या हो जाती है, वो शॉर्टर हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इस तरह अगर आप बैठे हो तो आपका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ये इफेक्टिव लेंथ है, और जब खड़े हो तो आपका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपका लेंथ जो है वो ये होगा, ये कम होगा। सेंस फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ की। तो अ शॉर्टर लेंथ मीन अ हायर फ्रीक्वेंसी, जब लेंथ कम होगी तो बॉडी जो है वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने छोड़ा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है उसको। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं देख लें। वाई वेव्स रिफ्रैक्ट, क्यों वेव्स जो है वो रिफ्रैक्ट होते हैं।
एट द बाउंड्री ऑफ अ शैलो एंड डीप वाटर। आपके पास क्या हो, एक वाटर हो, डीप वाटर हो, ठीक है, एक साइड पे डीप वाटर हो और एक साइड पे शैलो वाटर हो, ठीक है। जब ये वेव यहाँ से आती है, इस तरह मूव करती है और इस मीडियम में एंटर होती है, तो ये इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। स्पीड जो है वो या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। जब शैलो से डीप में जाती है, रिपल टैंक में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि जब वेव्स जो है वो रिपल टैंक में जब आप वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो जब वो शैलो वाटर से कहाँ पर आती है, डीप में आती है, तो उसका स्पीड ज़्यादा होती है, नंबर वन। और जब डीप से शैलो में जाती है तो उसका स्पीड कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पीड कम और ज़्यादा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को या स्पीड को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपने आंसर लिखनी है और स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में आपने सिंपल लिखना है, क्या लिखना है कि स्टेटमेंट लिख ले कि वेव रिफ्रैक्ट मीन चेंज डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं एट द बाउंड्री बिटवीन शैलो एंड डीप वाटर। शैलो और डीप वाटर की बाउंड्री तक जब ये पहुंच जाते हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाती है या उसका डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज देयर स्पीड चेंज, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर डेप्थ, किसकी वजह से, उस वाटर की डेप्थ की डिफरेंस की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। दैट्स वाई दे रिफ्रैक्ट, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। आप एक्सप्लेनेशन में लिख ले कि इन डीप वाटर वेव्स मूव फास्टर। डीप वाटर में वेव फास्टर मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पर उसके वाटर के मालिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इन शेलो वाटर वेव मूव स्लोअर, और शेलो वाटर में वेव जो है वो स्लो स्लो मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विद द बॉटम, क्योंकि वो बॉटम के साथ नज़दीक होती है तो वहाँ पर उसको फ्रिक्शन ज़्यादा आती है, इस वजह से वहाँ पर जो वेव है वो उसका स्पीड कम होती है, ठीक है। नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन डायफ्रिक्शन, क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा किस चीज़ पे, डायफ्रिक्शन पे। इफ़ द ओपनिंग इज स्मॉल, अगर हमारे पास ओपनिंग क्या हो वो स्मॉल हो, क्या मतलब है इसका। डायफ्रिक्शन क्या है, सबसे पहले ये तो जान ले, ठीक है। डायफ्रिक्शन का मतलब है यानी द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। डायफ्रिक्शन क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, ठीक है। जब ये किससे पास हो जाए, जब ये एक स्मॉल होल से पास हो जाए और ये स्प्रेड हो जाए या ये बेंड हो जाए, ठीक है, तो हम सिंपल कहेंगे कि द बेंडिंग ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर यही होगा कि द बेंडिंग ऑफ वेव्स आर द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग आर एजेस, ठीक है, या ऑब्स्टिकल से पास हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो, इस तरह दो ऑब्स्टिकल हो और दो ऑब्स्टिकल्स के दरमियान इस तरह एक स्मॉल होल हो, ठीक है, तो इसको ओपनिंग कहते हैं या इसको गैप कहते हैं या इसको ऑब्स्टिकल कहते हैं, ठीक है। जब वेव क्या हो जाए, इस तरह वेव जो है वो आए और इससे पास हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेव है वो इस तरह बेंड हो जाती है या इस तरह स्प्रेड हो जाती है, इस तरह। दिस इज़ कॉल्ड डायफ्रिक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये ओपनिंग स्मॉल हो तो फिर यहाँ से जो वेव्स पास होंगे वो इस पे क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। जब ये ओपनिंग स्मॉल हो और ये यहाँ से पास हो जाए तो फिर मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगी, ठीक है। और जब ओपनिंग क्या हो, ये लार्ज हो इस तरह, ठीक है। इसमें से जो रीज़न है, कंसेप्ट है, वो ये है कि ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है, इसके दरमियान वाले लेंथ को वेव लेंथ कहते हैं, जो हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वेव की लेंथ इस दो ऑब्स्टिकल की जो होल है इसकी बराबर हो तो फिर मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा, या इससे कम हो तो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा। अगर ये दो वेव्स, ये ओपनिंग है ये इस तरह बड़ा हो, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो, और वेव की लेंथ कम हो तो फिर मिनिमम डायफ्रैक्शन होगी। तो आपने फिर इसको किस तरह लिखना है, स्टेटमेंट लिख ले कि व्हेन द ओपनिंग इज स्मॉल डायफ्रैक्शन इंक्रीजेस, फिर डायफ्रैक्शन क्या होगी,
वो इंक्रीज़ होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। रीज़न लिख ले कि नैरो गैप काजेज़ मोर स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। जो वेव्स जो ऑब्स्टिकल है या ओपनिंग है, अगर वो स्मॉल हो तो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन जो है वो काज होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप सिंपल लिख ले कि मैक्सिमम डायफ्रैक्शन मैक्सिमम डायफ्रैक्शन कब होती है, व्हेन गैप इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ। अगर ये गैप इसकी वेव की लेंथ के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन जो है वो कास्ट होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। द एंड आसान है, इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। सबकी जिसका जो भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।